अनमोल चतुरा के कक्ष में बैठा है और चतुरा उसके साथ शतरंज का खेल खेल रही है। अनमोल ने चतुरा को शतरंज में हराने की चुनौती दे डाली थी। हालांकि उसको कई सारी सेवकों ने ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि वो सारे सेवक चतुरा की बुद्धिमत्ता से भली भांति परिचित थे। लेकिन अनमोल के भी स्वाभिमान की बात थी। आखिर इतने सालों से इतने बड़े महागुरु यश आचार्य से शिक्षा लेकर वो वापस लौटा था। अब अपनी ही छोटी बहन के हाथों वो शतरंज में हार जाए तो फिर इतनी सारी विद्या लेना तो व्यर्थ ही है। अनमोल चुनौती देने से पहले पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन जैसे ही शतरंज की चाल शुरू हुई और चतुरा ने अपने दांव खेलने शुरू किए, धीरे धीरे अनमोल की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी। थोड़ी देर पहले जो अनमोल खूब हंस हंस कर चतुरा के साथ मस्खरी कर रहा था और उसके बच्चे होने पर तंज कस रहा था, अब वो पूरी तरह से शांत और गंभीर हो चुका था। उसका सारा ध्यान अब शतरंज के खेल पर केंद्रित था, क्योंकि खेल शुरू होते ही 10 से 12 दांव में ही अनमोल के दोनों घोड़े और कुछ प्यादों को चतुरा ठिकाने लगा चुकी थी। अनमोल अपने सारे मोहरों की मदद से अपने वजीर को बचाने के फिराक में लगा था और चतुरा उसको हर तरफ से घेरे जा रही थी। चतुरा अनमोल की परेशानी को देखते हुए मुस्कुराती है और फिर जानबूझकर एक गलत चाल चल देती है। अनमोल जल्दी से चतुरा का घोड़ा मार देता है और कहता है, तुमने उत्तेजना में आकर कुछ गलत चाल चल दी बहना। चतुरा जवाब देती है, मैंने ये चाल जानबूझकर चली थी ताकि ये खेल थोड़ा ज्यादा चले। अनमोल हैरान हो जाता है और चतुरा की तरफ देखने लगता है। चतुरा जवाब देती है, ऐसे हैरान मत होइए, इतने सालों के बाद आपके साथ खेलने का मौका मिला है, खेल थोड़ा लंबा होना चाहिए। अनमोल पूछता है, तो क्या मतलब तुम इसलिए दांव गलत चली? चतुरा कहती है, अरे मैं तो कब से कई सारे दांव गलत चल चुकी हूँ। आप शतरंज के खेल को समझ ही नहीं पा रहे हैं शायद। आपने तो अपने 5वें दांव में शह और मात का मौका मुझे दे दिया था। मैं तो कब से ये प्रयास कर रही हूँ कि आप कोई अच्छी चाल चलें ताकि ये खेल थोड़ा ज्यादा देर तक चले। तभी कक्ष के किनारे खड़ा एक नौकर गलती से हंस देता है। अनमोल उस नौकर की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, तुम्हें अब बड़ी हंसी आ रही? वो नौकर जल्दी से सर झुकाकर कहता है, क्षमा कर दीजिए छोटे मालिक। और फिर अनमोल उसे चिल्ला कर कहता है, चले जाओ यहां से, हमें एकांत में छोड़ दो। वो सेवक कक्ष से बाहर चला जाता है। अनमोल चतुरा से कहता है, नहीं खेलना हमें ये खेल, शतरंज खेलकर कोई बुद्धिमान थोड़ी हो जाता है। चतुरा मुस्कुराकर कहती है, आप सही कह रहे हैं, शतरंज खेलकर कोई बुद्धिमान नहीं होता। अनमोल कहता है, तब मैं भी तो वही कह रहा हूं। चतुरा दोहराती है, हाँ मैं भी वही कह रही हूँ। अनमोल चिढ़कर कहता है, हाँ तो ठीक है ना, मैं भी तो वही कह रहा हूं ना। अब चतुरा भी हंसने लगती है। अनमोल को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चतुरा से कहता है, तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है? चतुरा कहती है, भैया अगर ये युद्ध का मैदान होता आप तो सच में मुझ पर हमला कर देते। आप इस मामूली शतरंज के खेल को इतने व्यक्तिगत रूप से ले लेंगे, मुझे कभी नहीं पता था। अनमोल गुस्से में कक्ष से बाहर जाने लगता है। चतुरा दौड़कर दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, आप तो एकदम छोटे बच्चे की तरह कर रहे हो। अनमोल चतुरा को घूर कर गुस्से में देखने लगता है, लेकिन चतुरा अनमोल से डरती नहीं बल्कि उसे चुपचाप देखती है। और थोड़ी ही देर बाद अनमोल एकदम से हंसने लगता है और फिर अपने घुटनों पर बैठकर चतुरा के दोनों हाथों को पकड़ता है और कहता है, अरे कहां से लाती है तू इतना दिमाग? एक पल के लिए तो मैं भी अपनी भावनाओं में बहकर क्रोधित हो जाता हूँ। तू अपनी भावनाओं को इतने काबू में कैसे रख लेती है? चतुरा जवाब देती है, ये तो सच में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करता है उसे भावनात्मक विचार कम आने लगते हैं। मेरा ज्यादातर समय कुछ न कुछ सोचने में जाता है। अनमोल पूछता है, क्या क्या सोचती हो तुम? चतुरा जवाब देती है, मैं जीवन के बारे में सब कुछ सोचती हूँ। इस दुनिया को किसने बनाया होगा, बनाने के पीछे उसका क्या मकसद होता है, इंसान किस बात से दुखी होता है, किस बात में उसे सुख मिलता है। अनमोल बीच में रोककर कहता है, अरे बाप रे, बस बस बस, इतनी सी उम्र में इतना क्यों सोचती है तू? चतुरा हंसती है और जवाब देती है, पता नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है। सबका अपना अपना शौक होता है ना। हर सवाल का जवाब जानना मेरा शौक है। मेरी रुचि बस इन्हीं बातों में होती है। मुझे हर वो चीज जाननी है जो आमतौर पर हर रोज सामने आती है, लेकिन लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अनमोल चतुरा से कहता है, वैसे एक बात कहूं, मुझे लगता है कि तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा स्थान महाराज के मंत्रिमंडल में रहेगा। चतुरा बिना कुछ कहे मुस्कुरा देती है। अनमोल को उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसे महसूस होता है कि चतुरा को ये बात सुनकर बहुत छोटी लगी। अनमोल चतुरा से पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं चाहिए? चतुरा कहती है, मैं भविष्य को उस तरह से नहीं देखती जिस तरह से बाकी सभी लोग देखते हैं। अनमोल पूछता है, किस तरह देखती हो तुम? चतुरा कहती है, मैं भविष्य को हमेशा संभावना के रूप में देखती हूँ। अनमोल पूछता है, संभावना? कैसी संभावना? चतुरा जवाब देती है,
संभावना यानी कुछ भी हो सकता है, किसको पता कब क्या हो जाए। इंसान को कभी भी अपनी चीजों को या अपनी सोच को बांध कर नहीं रखना चाहिए। ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति हर व्यक्ति को समय समय पर सुनहरे अवसर देते रहती है। यदि कोई पानी की तरह अपनी सोच को भी निराकार बना ले तो संभावना उसके लिए असीम हो जाती है। अनमोल सर खुजलाने लगता है और कहता है, तेरी ये बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। चतुरा हंसने लगती है और कहती है, कोई बात नहीं। अनमोल चतुरा से पूछता है, तूने शिरीन को औषधि दे दी? चतुरा कहती है, मैंने किसी को काम पर लगा दिया है। शिरीन दीदी को समय समय पर वो औषधि मिलती रहेगी। अनमोल उत्सुक होकर चतुरा से पूछता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उस इंसान को मनाया कैसे? कौन है वो इंसान? चतुरा जवाब देती है, मनाने की जरूरत ही नहीं होती। मैंने व्यक्ति बहुत ही छोटा चुना है और कीमत बहुत बड़ी दे दी, काम अपने आप ही हो जाएगा। अनमोल पूछता है, और अगर वो व्यक्ति काम न कर पाया और तू पकड़ी गई तो? चतुरा मुस्कुराकर जवाब देती है, उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं कि वो किसके लिए काम कर रहा है। अनमोल हंसने लगता है और जवाब देता है, कमाल है तू, सच में इतनी छोटी सी होकर क्या क्या कर लेती है। दूसरी तरफ शनाया अपने कक्ष में खाना खाने के बाद आराम से लेटकर किताब पढ़ रही थी। उसकी उंगली में हरे रंग की चमकती हुई अंगूठी शनाया से पूछती है, क्या पढ़ रही है? शनाया जवाब देती है, मैं एक उपन्यास पढ़ रही हूँ जिसमें किसी लेखक ने लिखा है कि भविष्य कैसा होगा। अंगूठी कहती है, क्या लिखा है उस लेखक ने? शनाया कहती है, क्या मतलब क्या लिखा है? तू तो मेरा दिमाग पढ़ सकती है और मैं छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ, तू मुझसे क्यों पूछ रही है? अंगूठी जवाब देती है, अरे ठीक है, मैं साफ साफ कह देती हूँ, बात यह है कि जब तू चुप रहती है तो मैं बोर होने लगती हूँ, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए। शनाया जवाब देती है, लेकिन मुझे इस वक्त किताब पढ़नी है क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है। अंगूठी पूछती है, ऐसी क्या मजे वाली बात है इसमें? शनाया जवाब देती है, इसमें भविष्य के बारे में जो जो लिखा है वो सब गलत है, यही पढ़कर मजा आ रहा है। अंगूठी दोबारा पूछती है, इसमें मजे वाली बात क्या है? उस बेचारे लेखक की अपनी कल्पना है, कम से कम उसने कल्पना करने की कोशिश तो की। अब तू भविष्य से आई है तो इतना रौब क्यों झाड़ रही है? शनाया झुझलाकर जवाब देती है, अबे चुप करना यार, अभी बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, मुझे पढ़ने दे। काफी देर तक अंगूठी शनाया से कुछ नहीं कहती और शनाया चुपचाप किताब पढ़ी जा रही थी। काफी देर बाद अंगूठी शनाया से कहती है, शनाया। शनाया कुछ जवाब नहीं देती, वो चुपचाप किताब पढ़ रही होती है। अंगूठी दोबारा पूछती है, शनाया। शनाया गुस्से में अपनी आंखें बंद करती है और दांत पीसते हुए पूछती है, अरे अब क्या दिक्कत है तुझे? मैं बोल रही हूं ना, मुझे पहले पढ़ लेने दे, फिर आराम से जितनी चाहे बात करना। अंगूठी कहती है, अरे वो बात नहीं है, मुझे तेरे अंदर से कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है। शनाया कोई ऊर्जा वाली बात पर बार बार सुनने की आदत हो गई थी, इसीलिए शनाया जवाब देती है, हाँ तो अगर तेरी भाषा में सकारात्मक ऊर्जा है तो उसे सोख ले, नकारात्मक है तो जाने दे। अंगूठी कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा दौड़ रही है जो थोड़ी देर में तुझे बीमार करने वाली है। अंगूठी अपनी बात रोककर दोबारा कहती है, नहीं नहीं बीमार नहीं, तेरी ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ये तो बहुत खतरनाक लग रही है। शनाया पूरी तरह चिढ़कर किताब बंद कर देती है और कहती है, यार क्यों दिमाग खराब की जा रही है? और ये कहते हुए शनाया अंगूठी को देखती है। जैसे ही वो अंगूठी को देखती है, शनाया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। शनाया देखती है कि अंगूठी हरे रंग की रोशनी से चमकती हुई दिखाई दे रही है। अब उसकी चमक खत्म हो चुकी है और अंगूठी का पत्थर कुछ इस तरह से लाल हो रहा है जैसे उस पत्थर के अंदर मानो लाल रंग के शहद जैसा कुछ गोल गोल घूम रहा हो और शनाया को उस पत्थर के अंदर वो तत्व साफ दिखाई देता है। अब अंगूठी की आवाज भी सही से नहीं आती और अंगूठी शनाया से कहती है, ये सब तेरे शरीर से निकल रहा है, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। लेकिन शनाया को किसी तरह की कोई पीड़ा महसूस नहीं होती। वो जवाब देती है, लेकिन मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? अंगूठी कहती है, वो इसीलिए क्योंकि मैंने इसे रोक कर रखा है। क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मैं हरी से पूरी तरह से लाल हो गई हूँ, इसे कब तक रोक कर रखूं? शनाया एक लंबी गहरी सांस लेती है और मन ही मन सोचती है कि अब फिर से उसकी बात मानकर कुछ ना कुछ नौटंकी करनी पड़ेगी। और फिर शनाया कहती है, ठीक है चल अब बता मुझे करना क्या है। अंगूठी को तेज गुस्सा आता है और कहती है कि तुझे जरा सा भी अंदाजा है मैंने क्या कुछ रोक कर रखा हुआ है तेरे लिए? अगर इस चीज को पल भर में तेरे शरीर में वापस छोड़ दिया जाए तो जानती है क्या होगा तेरे साथ? शनाया बेफिक्र होकर पूछती है, क्या होगा मेरे साथ, चल बता। अंगूठी शनाया से कहती है, थोड़ी देर के लिए आईने के सामने आ, फिर दिखाती हूँ। शनाया बड़े आराम से उठकर धीरे धीरे आईने के सामने जाती है और फिर अंगूठी से कहती है, आ गई आईने के सामने, अब बता क्या बताना है तुझे? अंगूठी कहती है, आईने में खुद को देख, मैं तेरे शरीर में पनपती हुई ये ऊर्जा थोड़ी देर के लिए रोकना बंद कर देती हूँ, फिर देखना तेरे अंदर क्या बदलाव आते हैं। शनाया कहती है, चल ठीक है दिखा। शनाया को अंगूठी की इस छोटी मोटी धमकियों से डर नहीं लगता क्योंकि वो खुद अपनी दुनिया में हर रोज मौत से खेलती थी। अब हर बात पर अंगूठी इस तरह डराएगी तो शनाया थोड़ा ना डर जाएगी। अंगूठी शनाया से पूछती है, बता कितनी देर के लिए ऊर्जा छोड़ दूं? शनाया जवाब देती है, तुझे जितनी देर के लिए छोड़ना है छोड़ दे, चल 2 मिनट के लिए छोड़ दे, देखती हूँ क्या होता है। अंगूठी जवाब देती है, मर जाएगी तू, 2 सेकंड के लिए छोड़कर दिखाती हूँ। शनाया को 2 सेकंड सुनकर बहुत अजीब लगता है और अंगूठी से कहती है, 2 सेकंड? 2 सेकंड में क्या होगा? अंगूठी जवाब देती है, ये देख।
और अंगूठी ये कहते ही उस लाल ऊर्जा को बिना रुके शनाया के शरीर में वापस जाने देती है और शनाया के पलक झपकते ही शनाया का पूरा शरीर कुछ इस तरीके से अकड़ जाता है जैसे उसके शरीर की एक एक नस खींचकर बाहर उजागर कर दी गई हो, जैसे उसकी त्वचा से फटकर पल भर में वो सारी नसें बाहर आ जाएंगी। शनाया की पूरी त्वचा बर्फ जैसी जम जाती है। एक पल के लिए शनाया आईने के सामने यही देखती है कि उसके सामने सफेद बालों वाली 100 साल की एक ऐसी बुढ़िया खड़ी है जिसकी हड्डियां और नसें हर जगह से बाहर आती हुई दिख रही हैं। और पलक झपकते ही शनाया का शरीर दोबारा ठीक हो जाता है क्योंकि अंगूठी उस सारी ऊर्जा को दोबारा अपने अंदर वापस से सोख लेती है जो शनाया के शरीर में दौड़ रही थी और शनाया को पल भर में ही जान से मार सकती थी। शनाया एकदम से अपने दोनों हाथ मेज पर रखकर हाँफने लगती है। कुछ समय के लिए जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया था, उसके शरीर से पूरी जान निकल चुकी थी। शनाया हाँफते हुए दोबारा खुद को आईने में देखती है और अंगूठी से पूछती है, ये क्या था? अंगूठी जवाब देती है, मेरी तरफ देख। शनाया अंगूठी को देखती है, उसके अंदर वो लाल रंग का पदार्थ पत्थर के बीचों बीच अभी तक घूम रहा है। अंगूठी शनाया से कहती है, बोल, दोबारा छोड़ूं क्या? मेरी बात को मजाक में ले जा रही थी तू, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। शनाया अब अंगूठी की बात को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेते हुए पूछती है, जल्दी बता, करना क्या है? अंगूठी शनाया को जवाब देती है, मुझे बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा, ताकि ये सारी ऊर्जा को काट पाऊं। शनाया पूछती है, बहुत सारी ऊर्जा मतलब कितनी ऊर्जा, कहां से मिलेगी? अंगूठी कहती है, आग चाहिए मुझे, सबसे ज्यादा ऊर्जा आग में होती है। शनाया को एकदम से ध्यान आता है और कहती है, हाँ सही कहा तूने। कहां से लाएगी शनाया इतनी सारी ऊर्जा? क्या वो समय पर अंगूठी के लिए इतनी सारी ऊर्जा ढूंढ पाएगी या फिर शनाया अपनी अंगूठी को हमेशा के लिए खो देगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शील, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शनाया की जान खतरे में थी। शनाया अंगूठी के कहने पर आसपास देखने लगती है और सोचने लगती है कि वो इतनी सारी ऊर्जा कहां से लाए। शनाया पास में चलते हुए दिए को देखती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी अंगूठी कहती है, इससे कुछ नहीं होगा बेवकूफ, राजमहल के निचले सतह पर पकवान बनाने के लिए आग की जो भट्टी लगी हुई है वहां पर चल। शनाया कहती है, लेकिन ये दिए में भी तो आग जल रही है ना? अंगूठी जवाब देती है, इतनी सी आग से कुछ नहीं होगा, मुझे पूरी भट्टी चाहिए, जितना कह रही हूं उतना कर। शनाया जल्दी से अपने कक्ष से बाहर जाती है और दोनों ही सेवक शनाया को देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ मालकिन, आपको किसी चीज की आवश्यकता है? अगर कुछ चाहिए तो बताइए। शनाया बिना उन सेवकों को जवाब दिए सीधा सीढ़ियों से नीचे उतरकर भागने लगती है और एक दासी को पकड़कर पूछती है, यहाँ आग की भट्टी कहाँ पर है? शनाया के एकदम से उस दासी को पकड़कर आग की भट्टी के बारे में पूछना उसे समझ नहीं आता। दासी कहती है, मैं समझी नहीं मालकिन, आग की भट्टी क्यों चाहिए? शनाया गुस्से में कहती है, मुझे जलकर मरना है और कुछ, अरे जल्दी बताना। शनाया का गुस्सा देखकर वो दासी जल्दी से एक दिशा में इशारा कर देती है और शनाया जल्दी से उस तरफ भागने लगती है। शनाया बेतहाशा भागती हुई बड़े रसोई घर के अंदर जाती है जिसके अंदर कई सारे बावर्ची और उनकी सहायता करने वाले सेवक काम में लगे हैं। इस रसोई घर से ही महल के सारे लोगों के पकवान बनते हैं। रसोई घर का तापमान वहां पर जल रही आग की भट्टी की वजह से इतना ज्यादा होता है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उसके अंदर 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिक सकता। शनाया के अंदर घुसते ही वहां का मुख्य बावर्ची तुरंत दौड़कर उसके पास आता है और कहता है, छोटी मालकिन आप यहाँ अंदर मत आइए, आप यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। शनाया चारों तरफ नजर घुमाती है और देखती है कि कई सारी बड़ी कढ़ाइयों में पकवान बनाए जा रहे थे और वहां पर तंदूरी मुर्ग बनाने के लिए एक ऐसी भट्टी चल रही थी जो सबसे बड़ी थी। शनाया बिना किसी का जवाब दिए उस भट्टी की तरफ दौड़ती है और उसके पीछे मुख्य बावर्ची और उसके कई सारे मदद करने वाले सेवक भी उसके साथ दौड़ते हैं। सभी शनाया को समझाते हैं कि वो आगे ना बढ़े, लेकिन शनाया उस भट्टी के करीब जाती है और 4 कदम पर ही रुक जाती है। शनाया अंगूठी से कहती है, इससे आगे नहीं जाया जाता, ये बहुत गर्म है। अंगूठी शनाया से कहती है, ये जगह ऊर्जा का भंडार है, मुझे इस भट्टी में फेंक दे। शनाया अंगूठी से कहती है, क्या कहा, सच में? अंगूठी कहती है, जल्दी कर, मुझे अपनी उंगली से उतार और इस भट्टी के अंदर फेंक दे। शनाया अंगूठी को अपनी उंगली से उतारती है। इस बार अंगूठी शनाया की उंगली से बड़े प्यार से उतर जाती है और शनाया कहती है, तू तो बड़े आराम से उतर गई, उस दिन तो अटक गई थी। अंगूठी कहती है, ज्यादा बात करने का समय नहीं है, मुझे इसके अंदर फेंक जल्दी। शनाया उस अंगूठी को धधकती हुई अंगार भरी भट्टी में फेंक देती है। तभी उसके सारे सेवक दौड़ कर आ जाते हैं और मुख्य बावर्ची शनाया से पूछता है, छोटी मालकिन आपने इसमें क्या फेंका? और तभी वहां खड़े सभी सेवकों को महसूस होता है कि पूरे रसोई घर का तापमान गिरने लगा है, जैसे पूरे रसोई घर की गर्माहट को कोई सोंखने लगा हो। सबके माथे से बह रहा पसीना रुक जाता है। शनाया को भी गिरते हुए तापमान का एहसास होने लगता है। आसपास जल रहे बाकी के चूल्हों पर सेवक अपने मुख्य बावर्ची का ध्यान केंद्रित करवाते हुए कहते हैं, हुजूर ये चूल्हे बुझने लगे हैं। उन सेवकों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी ऊर्जा अंगूठी अपने अंदर सोखे जा रही है।
और थोड़ी ही देर में वो सारे चूल्हे ठंडे पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे शनाया देखती है कि अब उस भट्टी की आग भी कम होने लगी जिसमें उसने अंगूठी को फेंका था। मुखी बावर्ची हैरान हो जाता है और शनाया से कहता है, मालकिन आपने इसमें क्या फेंका था? शनाया जवाब देती है, फेंका नहीं, गिर गया। सेवक पूछता है, क्या गिर गया मालकिन? और सेवक देखता है कि भट्टी के अंदर जल रहे सारे कोयले भी बुझने लगते हैं। फिर आखिर में सारी आग खत्म होकर भट्टी के अंदर केवल राख बच जाती है। थोड़े से ही समय में जो रसोई घर पूरी तरह से धधकता हुआ ऊर्जा का भंडार था, अब वही रसोई घर एक बड़े से ठंडे हॉल में बदल चुका था। यहां तक कि उसके अंदर की हवा भी ठंडी हो गई थी। सारे सेवक एक दूसरे का चेहरा देखकर सोच में पड़ गए थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। रसोई घर के पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद शनाया आगे बढ़कर उस भट्टी के अंदर हाथ डालती है कि तभी सारे सेवक चिल्लाते हैं, छोटी मालकिन संभाल कर। लेकिन वो देखते हैं कि शनाया बड़े आराम से सारी राख को अपने हाथों से हटाने लगती है और उसके अंदर से अपनी अंगूठी ढूंढकर दोबारा निकालती है। सेवक ये नजारा देखकर हैरान होते हैं और उनमें से एक सेवक भट्टी को दूर से छू कर देखता है और मुख्य बावर्ची से कहता है, ये तो एकदम ठंडी पड़ी है। शनाया अब अपनी अंगूठी को निकालकर उसके ऊपर से सारी राख झाड़ती है और देखती है कि अंगूठी के अंदर का लाल रंग अब पूरी तरह से खत्म हो गया है और अंगूठी दोबारा से हरी रोशनी से चमक रही है। शनाया उस अंगूठी को दोबारा अपनी उंगली पर पहनती है। सेवक और बावर्ची शनाया को देखे जा रहे थे। वो इन सब बातों का कोई मतलब बताएगी जो अभी अभी उनके साथ उनकी आंखों के सामने हुआ, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से रसोई घर की आग कहाँ गई। ये बात सिर्फ शनाया जानती थी कि वो सारी ऊर्जा का इस्तेमाल अंगूठी ने उस नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी भट्टी और पूरा रसोई घर ठंडा पड़ चुका है। शनाया मुख्य बावर्ची से कहती है, माफ करना, और फिर अपनी उंगली पर पहनी हुई अंगूठी को दिखाकर कहती है, मुझसे यही गलती से इसमें गिर गया था, मुझे मिल गया है, अब मैं जा रही हूँ। और ये कहकर शनाया बिना कोई और शब्द कहे वहां से निकल जाती है। सेवक और मुख्य बावर्ची सारे के सारे वहीं खड़े हैरानी में शनाया को देखते जा रहे होते हैं और एक सेवक मुख्य बावर्ची से कहता है, हुजूर, क्या भी जो यहाँ पर हुआ वो छोटी मालकिन करके गई थी? क्या ये किसी तरह का जादू था, ये जो छोटी मालकिन सीख चुकी है? बावर्ची बिना सेवक की तरफ देखे हुए शनाया को जाते हुए देखता रहता है और जवाब देता है, मुझसे कुछ मत पूछो, मेरा सर घूम रहा है। अभी जो हुआ मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। भट्टी को दोबारा से जलाओ, सारे चूल्हों को जलाओ, अपने काम पर वापस चलो। और फिर चिल्लाकर सारे सेवकों से कहता है, चलो चलो अपने काम पर चलो, मुंह क्या देख रहे हो? सारे सेवक अपने काम पर दोबारा लौट जाते हैं। यहाँ शनाया रसोई घर से बाहर आकर अपने कक्ष की तरफ जा रही होती है और बागीचे में गुजरते हुए अंगूठी से बातें करती है। शनाया पूछती है, आखिर क्या हुआ था? अंगूठी जवाब देती है, अरे मुझे क्या पता क्या हुआ था, तेरे शरीर से वो सारी चीजें निकली थी, अब कहां से आई थी मुझे क्या पता। अंगूठी और शनाया दोनों को ही इस बात का एहसास नहीं था कि शनाया के खाने में जो थोड़ी सी औषधि सेवक मिलाकर दे रहा था, वो औषधि इतनी खतरनाक थी कि अंगूठी भी उसके शोध का पता नहीं लगा पा रही थी। अंगूठी को भी नहीं पता चल रहा था कि वो सारे जहरीले ऊर्जा का स्रोत कहां से आ रहा है। तभी शनाया बागीचे के एक कोने में थोड़ी दूर पर देखती है कि उसके कक्ष के बाहर खड़े रहने वाला दूसरा सेवक एक पेड़ के पास खड़ा होकर कुछ कर रहा है। उसकी पीठ शनाया की तरफ है, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वो सेवक क्या कर रहा है। शनाया रुककर सोचती है, ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहता है। अंगूठी भी शनाया से कहती है, कुछ कर रहा है, वो ऐसे नहीं खड़ा है। शनाया भी गौर से देखती है कि वो सेवक सर झुकाए किसी चीज को देख रहा है। यहाँ सेवक उस पेड़ के पास खड़ा था जहां से उसे चतुरा ने औषधि दी थी, जो वो शनाया के खाने में मिलाया करता था। इस बार उस सेवक को उसी जगह पर एक दूसरी चिट्ठी मिलती है जिसमें एक सोने का सिक्का है और उस चिट्ठी में लिखा है, शाबाश, तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, बस 2-3 खुराक और बची है, उसके बाद तुम मालामाल हो जाओगे। लेकिन तभी पीछे से शनाया की आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेवक एकदम से डर जाता है और अपनी जगह पर जम जाता है। उसको पता चल चुका था कि उसके पीछे शनाया खड़ी है, लेकिन उसके हाथ में वो चिट्ठी थी जिसके अंदर उसे औषधि देने की बात लिखी हुई थी। सेवक के पैर कांपने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि अब क्या करूं। पीछे खड़ी शनाया दोबारा सेवक को शक की निगाहों से देखते हुए पूछती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, इधर देखो। सेवक असमंजस में आकर काफी दिमाग लगाता है और फिर अंत में उस चिट्ठी को मोड़कर चुपचाप अपने मुंह में डालकर जल्दी जल्दी से चबाने लगता है और जैसे तैसे करके अंदर गटकने की कोशिश करता है। शनाया को कुछ अजीब लगता है और आगे बढ़कर वो सेवक को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ घूमती है, लेकिन जैसे ही सेवक मुड़ता है वो उस कागज को अंदर गटक लेता है और फिर कहता है, जी जी, जी मालकिन। शनाया को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर सेवक पीछे की तरफ मुड़कर क्या कर रहा था। शनाया उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे थे? उतनी देर से मैं बोल रही थी, तुम सुन क्यों नहीं रहे थे? सेवक एक राहत की लंबी सांस लेते हुए कहता है, वो मालकिन, दरअसल हम जरा लघुशंका के लिए गए थे और वहीं से लौट रहे थे, हम तो कक्ष की तरफ ही जा रहे थे। शनाया पूछती है,
तो फिर ऐसे यहाँ पर खड़े होकर बुद्ध क्यों बने हुए थे? सेवक को सोचता है और फिर शनाया को पीछे मुड़कर मिट्टी दिखाता है और कहता है, वो छोटी मालकिन मिट्टी को देख रहे थे, कितनी सूख गई है, ऐसे तो ये पेड़ भी सूख जाएगा, यहाँ पर कोई पानी भी नहीं डालता। शनाया जमीन को देखती है जो बिल्कुल ठीक ठाक है और कहती है, सच सच बोल, क्या छुपा रहा है? सेवक घबराने लगता है और कहता है, नहीं नहीं छोटी मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। शनाया उसकी बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती और फिर कहती है, देख, अगर नहीं बोलेगा तो मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं पता लगाने के। सेवक एकदम से घबरा कर हाथ जोड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं मालकिन, बात दरअसल ये है कि हम सेवकों को अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। हम दिन रात सेवा में लगे रहते हैं ना। मेरे जानने वाले एक गुरुजी हैं जिन्होंने कहा था थोड़ा सा समय निकाल कर ध्यान में बैठ जाया करो, लेकिन घर जाता हूँ तो पत्नी झगड़ा करती है, यहाँ रहता हूँ तो आपके कक्ष के बाहर खड़ा रहता हूँ। कुछ दिनों से मानसिक तनाव से गुजर रहा हूँ, इसलिए लघु शंका का बहाना बनाकर मैं पेड़ के नीचे थोड़ा सा ध्यान कर लेता हूँ और कोई बात नहीं है। इस बार वो सेवक की झूठी कहानी बनाने में कामयाब हो जाता है और शनाया भी उसकी बात से संतुष्ट हो जाती है और कहती है, अरे अगर ऐसी बात है तो मुझसे बोल देते, मैं इतना तो समय देती हूँ तुम लोगों को। उस सेवक सर झुकाकर कहता है, आपसे बोल दिया करेंगे मालकिन। शनाया फिर से पूछती है, और सुबह तुझे क्या हो गया था? सेवक कहता है, वो मालकिन तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए खाना नहीं खा पाया आपके साथ, वरना आपने भोजन के लिए पूछ कर तो हमारा मान बढ़ा दिया था। शनाया कहती है, ठीक है, चल कोई बात नहीं, अब तो ठीक है ना तू? सेवक कहता है, जी जी बिल्कुल ठीक हूँ मालकिन। शनाया कहती है, चल कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खाने का समय हो ही गया, आप बैठकर खा लेना मेरे साथ। सेवक फिर से परेशान हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं मालकिन, आप क्यों खामखा मेरी वजह से परेशानी मोल ले रही हैं? बार बार हम सेवकों के साथ बैठकर भोजन करना अच्छी बात नहीं होगी। शनाया हंसकर कहती है, अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर इंसान को एक बराबर समझती हूँ, चला जा। सेवक पूछता है, कहाँ मालकिन, कहाँ जाना है? शनाया कहती है, अरे तू मेरे कक्ष के बाहर तो खड़ा रहता है ना, मैं भी वहीं जा रही हूँ, चल। सेवक कहता है, जी 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 मालकिन, और फिर वो शनाया के पीछे जाने लगता है। दूर खड़ी चतुरा ये सारी चीजें देख रही थी और वो मन ही मन सोचती है, ये शिरीन दीदी को अब तक उस औषधि का किसी तरह से असर क्यों नहीं हुआ? चतुरा को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि शनाया को जो औषधि वो सेवक के द्वारा दिलवा रही है, वो सब अंगूठी अपने अंदर सोख चुकी थी, जिसकी वजह से शनाया पर आंच भी नहीं आई थी। शनाया अपने कक्ष के पास वापस आती है और वहां पर खड़ा दयाशंकर, जो कि शनाया का दूसरा सेवक है, वो सेवक को शनाया के साथ देखकर उसे घूरता है। दयाशंकर उस सेवक से कहता है, तुम छोटी मालकिन के पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि उनसे 10 कदम की दूरी बनाकर चला जाए? तुम खुद को सैनिक की श्रेणी में मानते हो क्या? शनाया दयाशंकर से कहती है, और तू खुद को वजीर समझता है क्या? अरे आने देना अगर आ रहा है तो। शनाया अपने कक्ष के अंदर जाते हुए कहती है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर। दयाशंकर और वो सेवक ये शब्द सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। जैसे ही शनाया कक्ष का दरवाजा बंद करती है, दयाशंकर उस सेवक से पूछता है, अभी अभी क्या बोला था मालकिन ने? उन्होंने क्या कहा? क्या है यहाँ पर? वो सेवक दयाशंकर को जवाब देता है, पता नहीं, कुछ बड़ी सी चीज कही। क्या सेवक का राज शनाया को पता चलेगा? क्या चतुरा अपने मंसूबे पर कामयाब होगी या अंगूठी उसके हर मंसूबे पर पानी फेर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।